ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का चौथा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि पहले समाज में कास्ट को लेकर के जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, उसके विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया। लो कास्ट लीडर्स में से एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे ज्योतिराव फूले। इनका जन्म 1827 में हुआ था और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा स्थापित किए गए स्कूल में पढ़ाई की थी। बड़े होने पर सोसाइटी में कास्ट को लेकर के जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा किए गए दावे पर अटैक किया। ब्राह्मणों का कहना था कि वे दूसरों से सुपीरियर हैं क्योंकि वे पहले आर्यन थे, लेकिन फुले का कहना था कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर थे, जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे, और कंट्री में रहने वाले लोग जो यहाँ के असली वारिस थे उनको हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। और जैसे जैसे आर्यन का डोमिनेंस प्रभुत्व बढ़ने लगा, वे हारे हुए लोगों को इन्फीरियर मतलब नीच या फिर लो कास्ट पीपल मानने लगे। फुले के अनुसार अपर कास्ट वाले लोगों का उनकी लैंड और पावर पर कोई अधिकार नहीं था। उनके हिसाब से यहाँ की जमीन यहाँ रहने वाले इंडिजिनस पीपल यानी कि देसी लोगों की, जिनको लो कास्ट बोला जाता था, उनकी है। फूले ने क्लेम किया कि आर्यन रूल से पहले मतलब उनके आने से पहले यहाँ का जो युग था वो गोल्डन एज था, स्वर्ण युग था। वॉरियर पीजेंट्स खेत जोतते थे और रूरल एरिया में मराठा न्यायपूर्वक शासन चलाते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र यानी कि लेबरिंग कास्ट और अति शूद्र यानी कि अनटचेबल्स को यूनाइट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य कास्ट इक्वालिटी लाना था। यहाँ पर सोर्स 3 दिया गया है, मी हियर एंड यू ओवर देयर। अपर कास्ट लीडर्स के द्वारा जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म का प्रचार किया जा रहा था, फुले उसके भी कटु आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणों ने अपने रिलीजन का स्वॉर्ड यानी कि अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिससे लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देशभक्त बने फिर रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी यूथ को, नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। लेकिन यह यूनिटी उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मी हियर एंड यू ओवर देयर, मैं यहाँ और तुम वहाँ। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका मतलब होता है स्लेवरी, गुलामी। इस बुक को लिखने से लगभग 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वार हो चुका था, और जिसके वजह से अमेरिका में स्लेवरी खत्म हो चुका था। फुले का यह बुक उन सब अमेरिकन्स को समर्पित था जिन्होंने स्लेव्स को, गुलामों को फ्री कराने में लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। और इस तरह से उन्होंने इंडिया में लोअर कास्ट और अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स, इन दोनों के कंडीशन को एक दूसरे से जोड़ दिया। फुले की ये जो कास्ट सिस्टम को लेकर क्रिटिसिज्म था, आलोचना थी, उसको उन्होंने इनइक्वालिटी के सभी फॉर्म से, मतलब सभी प्रकार के असमानताओं से इसको जोड़ दिया। अपर कास्ट में जो औरतों की दुर्दशा होती थी, उसके बाद मजदूरों की जो दुर्दशा थी, लोअर कास्ट के लोगों का जो अपमान होता था, इस सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। कास्ट रिफॉर्म को लेकर यह मूवमेंट 20वीं सेंचुरी में भी चलता रहा।
वेस्टर्न इंडिया में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और साउथ में E.V. रामास्वामी नायकर ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। यहाँ पर सोर्स 4 में दिया हुआ है वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था कि हम यह साबित करने के लिए केवल तालाब पर जाना चाहते हैं, टैंक पर जाना चाहते हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं। हिंदू सोसाइटी को दो मेन प्रिंसिपल इक्वालिटी और एब्सेंस ऑफ कास्टिज मतलब जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब है हु कुड एंटर टेम्पल्स। अंबेडकर का जन्म महार फैमिली में हुआ था जिसको कि अनटचेबल्स माना जाता था, इसलिए बचपन में ही उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि दैनिक जीवन में कास्ट प्रिजुडिस यानी कि जाति को लेकर के भेदभाव क्या होता है। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के बाहर जमीन पर बैठाया जाता था और उस नल से पानी ये लोग नहीं पी सकते थे जिससे अपर कास्ट के चिल्ड्रन पिया करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें यूएस में हायर स्टडीज के लिए फेलोशिप मिल गया था। जब वो 1919 में इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपर कास्ट के पावर के बारे में बहुत कुछ लिखा। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की जिसमें उनके महार कास्ट के जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जब दलितों ने टेम्पल के पास जो तालाब था उसका पानी यूज किया तो ब्राह्मण प्रीस्ट सब जो थे, पुजारी सब, वो बहुत गुस्सा हो गए थे। 1927 और 1935 के बीच इसी तरह के उन्होंने 3 आंदोलन चलाया। वे सभी को दिखाना चाहते थे कि सोसाइटी में कास्ट प्रेजुडिसेस का पकड़ कितना मजबूत है। यहाँ पर मदुरई टेम्पल का गेटवे दिखाया गया है जिसको 1792 में टॉमस डैनियल द्वारा पेंट किया गया था, मतलब ये पेंटिंग उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट से पहले अनटचेबल्स को इन गेटवेज के आसपास भी नहीं आने दिया जाता था। अब है द नन ब्राह्मण मूवमेंट। अर्ली 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट वैसे लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया था जो ब्राह्मण नहीं थे और एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस ये सब था उनके पास। उनका मानना था कि आर्यन नॉर्थ से आने वाले इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी थे जिन्होंने सॉदर्न लैंड को, इंडिया के सॉदर्न लैंड को वहाँ पर रहने वाले द्रविडियन जो कि वहाँ के मूल निवासी थे उनको हराकर जीत लिया था। E.V. रामास्वामी नायकर जिनको कि पेरियार भी कहा जाता है, वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अपने शुरुआती जीवन में वो एक सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के मेंबर बन गए, लेकिन जब वे एक बार नेशनलिस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक पार्टी में गए तब उन्होंने देखा कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लिए खाना का इंतजाम अलग अलग किया गया है। इसे देखकर, इस व्यवस्था को देखकर उन्होंने हताश होकर पार्टी ही छोड़ दी। उन्हें समझ आ गया था कि अनटचेबल्स को अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा और इसलिए पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की, इस आंदोलन का शुरुआत किया। उनका कहना था कि ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के ट्रू अपहोल्डर्स यानी कि असली वाहक अनटचेबल्स ही है जिसको ब्राह्मणों के द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया है यानी कि अधीन कर लिया गया है। उनका मानना था कि सभी रिलीजियस अथॉरिटीज सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी को गॉड गिवन मानते हैं यानी कि भगवान के द्वारा ही ये सब तय किया गया है और इसलिए अनटचेबल्स को सोशल इक्वालिटी लाने के लिए इन सब रिलीजन से फ्री होना पड़ेगा, खुद को फ्री करना पड़ेगा। पेरियार हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी कि हिंदू वेद पुराण जैसे कि कोड्स ऑफ मनु के द्वारा जो लिखा गया संहिता था, उसका भागवत गीता और रामायण, इस सब के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने लोअर कास्ट पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है।
ये जो लोअर कास्ट के द्वारा भाषण दिया जाता था, उनके द्वारा जो लिखा जाता था और आंदोलन चलाया जाता था, इसके वजह से कुछ अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर जो थे उन्होंने भी रिथिंक करना, पुनर्विचार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के जो लोग थे, नॉर्थ में सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे एसोसिएशन की स्थापना करके इन सब का विरोध किया। इन ऑर्गेनाइजेशंस का यही मकसद था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे दिखाना चाहते थे कि स्क्रिप्चर्स के द्वारा, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के द्वारा भी कास्ट डिस्टिंक्शन को मान्यता मिली हुई है। कॉलोनियल पीरियड के बाद भी हालांकि कास्ट को लेकर के जो डिबेट और स्ट्रगल है वो चलता रहा और अभी भी वो कंटिन्यू है। अब है ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म। समाज में रिफॉर्म लाने के लिए, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो या कास्ट से रिलेटेड हो, उसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई उसके बारे में हम अभी जानेंगे। है द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो कि पहले ब्रह्म सभा था, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। यह संस्था सभी प्रकार के आइडोलेट्री और सैक्रिफाइस यानी कि मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके जो फॉलोअर्स थे वो उपनिषद में विश्वास रखते थे और दूसरे धर्म के प्रैक्टिसेस यानी कि रीति रिवाजों को क्रिटिसाइज करने से बचते थे। ब्रह्म समाज ने अलग अलग रिलीजन्स के विचारों, खास करके हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायमेंशन पर प्रकाश डाला, पहलुओं पर प्रकाश डाला। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है केशव चंद्र सेन का, जो ब्रह्म समाज के मेन लीडर्स में से एक थे। अब है डिरोजियो एंड यंग बंगाल। हेनरी लुइस विवियान डिरोजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के टीचर थे 1820s में। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सारे अथॉरिटी पर क्वेश्चन पूछने के लिए और रेडिकल आइडियाज के लिए प्रमोट किया, इनकरेज किया। उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था उसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट, जिसमें उनके स्टूडेंट्स ने यहाँ के ट्रेडिशन और कस्टम पर अटैक किया और वुमेन के एजुकेशन की डिमांड करने लगे और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए कैंपेन किया। अब है द रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पे पड़ा है, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यह मिशन सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन के थ्रू सैल्वेशन यानी कि मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने अपने आइडियाज को रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षा थी उसके साथ कंबाइन करके उसे पूरे विश्व में फैलाया। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में जब उन्होंने भाषण दिया तो उसके बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने रिपोर्ट किया था कि ऐसे विद्वान देश में मिशनरीज को भेजना मूर्खतापूर्ण है। वे पहले इंडियन थे जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। उनका मिशन केवल रिलीजन का व्याख्या करना ही नहीं था, उन्हें अपने देश में लोगों की पुवर्टी और माइजरी यानी कि गरीबी और दुर्दशा को देखकर बहुत दुख होता था। उनका मानना था कि कोई भी रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब मासेस का कंडीशन यानी कि जनसमूह का कंडीशन सुधरे। इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने किचन के रिलीजन यानी कि रसोई के धर्म से ऊपर उठे और देश की सेवा के लिए बाहर निकले। अब है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, चाइल्ड मैरिज को एबोलिश करना, हटाना
वुमेन के एजुकेशन को बढ़ावा देना और विडो रीमैरिज पर जो बैन था उसको खत्म करना था। अब है वेद समाज। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में के श्रीधरलू नायडू द्वारा किया गया था। वेदा समाज ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड था। इसने भी कास्ट डिस्टिंक्शन को हटाने के लिए, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए और वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया था। इसके मेंबर्स भगवान में विश्वास रखते थे, लेकिन हिंदू धर्म में जो सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास और रिचुअल सब था उसकी निंदा करते थे। अब है अलीगढ़ मूवमेंट। 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, बाद में जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। इसमें मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन, जिसमें कि वेस्टर्न साइंस भी आता था, इसकी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है सिंह सभा मूवमेंट। सिखों के रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पहला सिंह सभा 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था और बाद में 1879 में लाहौर में भी स्टार्ट हो गया था। इन सभाओं के द्वारा सिखिज्म को सुपरस्टिशंस, कास्ट डिस्टिंक्शंस और वैसे रीति रिवाज जिसके द्वारा उन्हें नॉन सिख माना जाता था, इस सब से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को एजुकेशन के लिए प्रमोट किया, जिसमें अक्सर मॉडर्न इंस्ट्रक्शन को सिख के टीचिंग के साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाता था। यहाँ पर अमृतसर के खालसा कॉलेज का फिगर दिया हुआ है, जिसकी स्थापना 1892 में सिंह सभा मूवमेंट के लीडर्स द्वारा की गई थी। अगले वीडियो में हम चैप्टर 8 के बारे में जानेंगे।